हो जब अचानक से एक छोटे बच्चे के जीवन में एक ऐसा खिलौना एरोप्लेन आ जाए जो बिना किसी इंजन के ही ऊंचे आसमान में उड़ता हो और उसे हथियाने के लिए एक साइंटिस्ट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जिसका खिलौना हवाई जहाज गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उड़ सकता था, जबकि उसमें इंजन भी नहीं था। एक दिन वो उसे स्कूल लेकर जाता है, जिसे देखकर उसके सभी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं क्या घटिया प्लेन है, इतना सफेद, इतना बेकार। वे उसका प्लेन छीन लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो प्लेन खुद ब खुद उड़ने लगता है और सीधा लड़के के पास लौट आता है। और बात यही खत्म नहीं होती। प्लेन को देखकर लगता है जैसे वो लड़के की बात को समझ सकता था, जिसके बाद लड़का उसे हल्के से धक्का देता है और झट से प्लेन उड़कर पास की बाल्टी में जा गिरता है, जिससे लड़का खुशी से झूम उठता है। फिर एक दिन जब उसकी नैनी ध्यान नहीं देती तो लड़का एक सीढ़ी खींच कर लाता है और प्लेन को लेकर छत पर चढ़ जाता है। उसका इरादा साफ था, इस प्लेन की मदद से वो आसमान में जाकर अपने पापा को ढूंढना चाहता था। उसी वक्त उसकी माँ घर लौटती है और वो जैसे ही छत पर लड़के को देखती है तो वह डर के मारे दौड़ पड़ती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। इस खींचतान में प्लेन नीचे गिर जाता है। अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर माँ गुस्से से भर जाती है और वो अपने बेटे को डांटती है कि ये कितना खतरनाक था, लेकिन वो लड़का यानी चार्ली अड़ा रहता है। वो कहता है कि उसका प्लेन सच में उड़ सकता है। इस बात से चिंतित होकर उसकी माँ कैथरीन प्लेन को जब्त कर लेती है और साथ ही स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। ये देखकर चार्ली रोता और चिल्लाता है और साथ ही दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। तभी कुछ बेहद डरावना होता है। वो प्लेन जो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकता था, वो कांच तोड़कर सीधे कमरे में घुस आता है और फिर इधर उधर ऐसे घूमता है जैसे उसमें कोई आत्मा घुस गई हो। कैथरीन डर के मारे झाड़ू उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे प्लेन और गुस्सा हो जाता है। वो एक डरावनी लाल रोशनी से चमकने लगता है, मानो वो उस पर हमला करने वाला हो। ये देख कैथरीन चीख उठती है, जिसे सुनकर चार्ली दौड़कर अंदर आता है और अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। प्लेन की लाल चमक धीरे धीरे कम हो जाती है और वो चार्ली के पास धीरे से आकर ऐसे गिरता है जैसे वो चार्ली का कोई शर्मिंदा पालतू जानवर हो। कैथरीन बस एक नजर से ये देखती रह जाती है जब चार्ली प्लेन को उठाकर अपने कमरे में लौट जाता है। फिर कैथरीन तुरंत अपने दोस्त पियरे को फोन करती है, वही जिसने ये प्लेन बनाया था। तब पियरे उसके घर आता है और कैथरीन उसे सब कुछ बताती है। फिर रात को जब चार्ली सो जाता है तब दोनों चुपचाप प्लेन को बाहर निकालते हैं। वे उसे हर तरफ से जांचते हैं, लेकिन उन्हें न कोई बटन, न कोई मशीनरी और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये देख पियरे को यकीन नहीं होता और वो चाकू से उसे खुरचने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन पर एक भी खरोच नहीं आती। अब उन्हें एहसास होता है कि ये प्लेन कुछ अलग ही है। इसके बाद पियरे सीधा उसे लैब लेकर भागता है। फिर जैसे ही प्लेन की स्कैनिंग होती है तब रिसर्चर्स हैरान रह जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ही नहीं था, ये तो विज्ञान के हर नियम को तोड़ रहा था। अब पियरे इसे एक जबरदस्त क्रशिंग मशीन में ले जाता है जो लोहे को भी चूर चूर कर देती है, लेकिन ये छोटा सा प्लेन उस भयंकर दबाव से भी एकदम सही सलामत बिना किसी खरोच और डेंट के बाहर निकल आता है। ये देख सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर आधी रात को चार्ली की नींद खुलती है। उसे पेशाब करने जाना था। वो अपने प्लेन को देखने के लिए तकिए के नीचे हाथ डालता है, लेकिन उसका प्लेन तो गायब था। वो ये जानने के लिए कि उसका प्लेन कहाँ है, इसके लिए वो अपनी माँ को परेशान करता है। तो कैथरीन ये मान जाती है कि रिसर्च सेंटर ने प्लेन को उधार ले लिया है। अपनी माँ की बात सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ता हुआ घर से बाहर निकलता है और रास्ते में पड़ोसी लड़की की साइकिल पकड़ लेता है और वो लड़की भी पूरी तरह चार्ली का साथ देने को तैयार रहती है। वो भी झट से साइकिल पर बैठ जाती है और दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर तेजी से निकल पड़ते हैं। यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट में दोनों लैब के गेट तक पहुंच जाते हैं। अब अंदर घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, लेकिन इन बच्चों ने प्लान बना रखा था। जैसे ही उन्हें गार्ड्स दिखते हैं, लड़की अचानक अपने पैर को पकड़ती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। उनका पूरा नाटक बिल्कुल असली लगता है। गार्ड उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है और चेक करने चला आता है। इस वजह से चार्ली को मौका मिल जाता है और वो झुककर दबे पांव अंदर घुस जाता है और उसे अपना कीमती छोटा प्लेन वाकई मिल भी जाता है। फिर जब पियरे फोन पर बात कर रहा था तब चार्ली बिल्कुल एक निंजा की तरह अंदर सरक रहा होता है। वह प्लेन को झपट लेता है और फौरन एक कैबिनेट के नीचे छुप जाता है और साथ ही सोचता है कि बाद में वह वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही पियरे फोन रखता है और पलटता है, उसकी आंखें ऐसे बाहर निकल आती है जैसे अभी गिर पड़ेंगी। वह सवाल करता है कि प्लेन कहाँ गया। वह पूरे कमरे को स्कैन करता है और कैबिनेट के पीछे से झाँकता हुआ चार्ली का आधा सिर देख लेता है। पियरे धीरे धीरे
उसकी ओर बढ़ने लगता है और ऐसा लग रहा था कि चार्ली का खेल अब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के कैबिनेट जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे उसमें कोई भूत समा गया हो। और फिर अचानक से वो कैबिनेट पियरे की तरफ गिर पड़ता है। फिर पता चलता है कि वो छोटा सा प्लेन चार्ली का साथ निभा रहा था। चार्ली एक पल की भी देरी नहीं करता, वह दौड़ पड़ता है जैसे उसे अपनी जान बचानी हो। लेकिन तभी लैब के अलार्म बजने लगते हैं और हर तरफ जैसे हंगामा मच जाता है। गार्ड चारों ओर से टूट पड़ते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। चार्ली इमरजेंसी एग्जिट से घुसता है और सीढ़ियों पर बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। वो अपने डैड का वर्क बैज और बीप निकालता है और इसी की मदद से वो रूफ टॉप का दरवाजा खोल लेता है। पीछे गार्ड्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चार्ली फुर्ती से प्लेन को अपने सिर पर बांधता है और दीवार की सीढ़ी चढ़ने लगता है, जबकि पियरे भी उसके पीछे पीछे लगा होता है। चार्ली एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ता। फिर जैसे ही चार्ली रूफ टॉप के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है, वो उस छोटे से प्लेन को कसकर पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छत पर पकड़ा करता था। तब वो अपने प्लेन से कहता है, प्लीज मुझे आसमान में उड़ाओ। और यकीन नहीं होगा, वो छोटा प्लेन सच में उसे आसमान में उड़ा लेता है। इधर पियरे वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सवाल करता है कि क्या ये खिलौना प्लेन सच में उड़ सकता है। प्लेन चार्ली को लेकर पहाड़ों के ऊपर से उड़ता है और शहर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाता है। इधर सड़क पर जा रहे ट्रक ड्राइवर्स ऊपर देखते हैं और उड़ता हुआ प्लेन देखकर अपने ट्रक से नियंत्रण खो बैठते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी घबरा जाती है कि उसका मेकअप पूरे चेहरे पर फैल जाता है। जब वे आखिरकार किसी सुरक्षित जगह पहुंचते हैं तो प्लेन चार्ली को एक जंगल में धीरे से उतार देता है। बेचारा चार्ली आधी नींद में लड़खड़ाता हुआ पूरी रात घूमता रहता है और अगले दिन दोपहर तक वो किसी तरह एक सिग्नल टावर के नीचे पहुंचता है। फिर चार्ली लोहे का दरवाजा खोलता है और ऊपर चढ़ने लगता है। उसका इरादा था कि वो प्लेन को यहीं छुपा देगा। तभी जैसे ही वो सिग्नल टावर की चोटी पर पहुंचता है, उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो ऐसा गिरता है जैसे बोरे में आलू हो। पहाड़ों पर पूरी रात चलने के बाद वो पूरी तरह थक चुका था। अब उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। इधर पड़ोस की लड़की दौड़कर कैथरीन को बताती है कि आपका बेटा उड़कर आसमान में चला गया। कैथरीन घबराहट में पागल हो जाती है, जैसे उसके शरीर से जान निकल रही हो। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर भागने को होती है, तभी वो छोटा प्लेन खुद ही उड़ता हुआ वापस आ जाता है। ये देखकर कैथरीन और लड़की घर के अंदर दुबक जाती है, लेकिन प्लेन हवा में बस वहीं मंडराता रहता है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जैसे मानो वो उनसे कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ। कैथरीन का दिल जैसे गले में आ जाता है। वो फौरन लड़की को घर भेजती है, फिर खुद कार में बैठकर प्लेन के पीछे निकल पड़ती है और जैसी उम्मीद थी उसे उसका बेटा सिग्नल टावर के नीचे बेहोश पड़ा मिलता है। फिर जैसे ही वो उसे उठाने लगती है, तभी उनके पीछे पीछे पियरे भी वहाँ धमकता है। वो गुस्से में पूछता है कि प्लेन कहाँ है और कैथरीन टावर की ओर इशारा कर देती है। पियरे एक पल भी नहीं गवाता और गाड़ी के डिक्की से रस्सी निकालता है और बंदर की तरह टावर पर चढ़ जाता है। वो दस्ताने पहनकर प्लेन को लपेटने की कोशिश करता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तो कमाल का रिसर्च मटेरियल है। पियरे प्लेन को अपने रिसर्च के लिए वापस ले जाना चाहता था। वो आखिरकार प्लेन के चारों ओर रस्सी लपेटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी प्लेन पागल हो जाता है। वो रस्सी को जोर से खींचता है और उड़ने की कोशिश करता है। पियरे अपनी जान बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन रस्सी की रगड़ से उसके दस्ताने जलने लगते हैं। तभी अचानक धड़ाम से जमीन में गड़ा एंकर उखड़ जाता है। पियरे कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्लेन बिजली की तरह उड़कर कैथरीन के पास चला आता है, मानो वो कहना चाहता हो कि मैं तो सिर्फ चार्ली के साथ रहना चाहता हूँ। कैथरीन अब सब कुछ समझ चुकी थी। वह बिना एक भी पल गवाए अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जोर से एस्केलेटर दबाती है। ये देख पियरे बौखला जाता है और चीखते हुए बोलता है, वो मेरा है, उसे कहीं मत ले जाना। लेकिन कैथरीन अब पीछे मुड़ने वाली नहीं थी। पियरे गुस्से से तमतमाता हुआ गाड़ी की छत पर चढ़ता है और शीशे पर मुक्के बरसाने लगता है, पर तभी कैथरीन जोर से ब्रेक मारती है। इससे पियरे हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ता है। वह लड़खड़ाता हुआ उठता है और अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह चाबी खोजता है तब उसकी चाबी ही गायब थी। अब उसके पास अपनी नाराजगी निकालने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के बरसाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इधर कैथरीन अपने बेटे को घर ले जाने के बजाय समंदर किनारे ले जाती है, जहाँ कभी पूरा परिवार साथ वक्त बिताया करता था। वो चाहती थी कि उसका बेटा सुकून महसूस करे, लेकिन जैसे ही वो कार की डिक्की खोलती है वह दंग रह जाती है। पड़ोस की लड़की शुरुआत से ही वही छिपी बैठी थी। अब यहाँ कहानी एक और चमत्कार की ओर मोड़ लेती है। असल में चार्ली का वो छोटा सा प्लेन सिर्फ एक खिलौना नहीं था, उसमें एक आत्मा बसती थी और उसके बीच चार्ली से एक अनकहा टेलीपैथिक रिश्ता था। लेकिन जब चार्ली जागता
लगता है तब वो प्लेन एकदम शांत होता है, जैसे वो जानता हो कि उसने कोई गलती कर दी है। उसे एकदम शांत देखकर चार्ली को लगता है कि अब वो मर चुका है। फिर रात के सन्नाटे में जब सब गहरी नींद में होते हैं तब चार्ली चुपके से समंदर किनारे पहुंचता है। वो एक छोटा गड्ढा खोदता है, अपनी प्लेन को उसमें रखता है और एक मासूम सी ख्वाहिश करता है कि काश उसके पिता एक बार फिर से मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसका दिल भारी हो जाता है। वो एक बार फिर से वापस मुड़ता है, लेकिन गड्ढा तो खाली था। यह देख चार्ली पागलों की तरह रेत हटाने लगता है और तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है और उसके सामने उसके पापा खड़े होते हैं। चार्ली दौड़कर उन्हें कस के गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि पापा प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब हमें इस कहानी की सच्चाई पता चलती है। चार्ली के पापा एक पायलट थे। वे हमेशा उड़ानों में व्यस्त रहते थे और क्रिसमस पर उन्होंने चार्ली को वो प्लेन तोहफे में दिया था, जबकि चार्ली को साइकिल चाहिए थी। उन्होंने उससे वादा किया था कि बेटा अगली बार बाइक तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन वो अगली बार कभी आए ही नहीं। कुछ दिन पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया था और वो छोटा सा एयरप्लेन उनका आखिरी तोहफा था। अब सब कुछ साफ हो गया था। चार्ली का प्लेन इसलिए जिंदा था क्योंकि उसके पापा की आत्मा उसमें बसी थी। यहाँ तक कि वो एक्सेस कार्ड भी पापा का ही था। जब चार्ली की माँ ने प्लेन को ताले में बंद कर दिया था तभी तो उसने हमला किया था, क्योंकि उसे उसके बेटे से दूर कर दिया गया था। अब पापा चार्ली के सिर पर हाथ फेरते हैं और प्यार से कहते हैं बेटा मम्मी का ख्याल रखना मेरे लिए और उसे बताना कि मैं उसे कितना याद करता हूँ, और जब कभी तुम मुझे याद करो तो बस आसमान में देखना, मैं हमेशा वही रहूँगा तुम्हें और कैथरीन को देखता हुआ। फिर वो कहते हैं चलो अब वो प्यारी सी मुस्कान दिखाओ जो मुझे इतनी पसंद है। चार्ली आंसू पोंछते हुए एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान के साथ मुस्कुरा देता है। उसके पिता फिर एक छोटी सी नाव को समंदर में छोड़ते हैं, उसमें सवार होते हैं और धीरे धीरे धुंध में खो जाते हैं। अचानक से वो एक चमकदार शूटिंग स्टार में बदल जाते हैं जो आसमान का सबसे चमकीला तारा बन जाता है। अगली सुबह चार्ली पर्दे हटाकर अपनी माँ को जगाता है। अब वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे पापा अब आसमान का सबसे रोशन सितारा है और अब चार्ली तैयार है अपने पापा का वादा निभाने के लिए, अपनी मम्मी का ख्याल रखने के लिए, और वो भी किसी भी हाल में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।